हेलो माय चैम्पियंस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर enjoying योर लाइफ। BHIC 114 का अपन दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर देखेंगे दिसंबर 2025 में। ऐसे कौन से सवाल हैं जिनके आने के जो चांस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। तो दोस्तों आपकी किताब का नाम है आधुनिक यूरोप का इतिहास भाग सेकंड। ठीक है, तो देखो वीडियो को आपको कैसे सुनना है, ईयरफोन लगा के, ठीक है। और मोबाइल की स्क्रीन है वो आप रोटेट कर लेना। देखो आपकी इस किताब के अंदर मुख्य रूप से अपन इतिहास पढ़ते हैं यूरोप का, ठीक है, आधुनिक यूरोप का। यानी कि यहाँ पर दोस्तों 1780 से लेके अपन 1939 तक, ठीक है, फ्रॉम 1780 टू 1939 तक पढ़ते हैं अपन इतिहास। 1780 ईस्वी दोस्तों यूरोप का इतिहास का इम्पोर्टेंट टाइम क्यों है? क्योंकि दोस्तों इस टाइम पर फ्रांसीसी क्रांति का आधार तय हो रहा था, औद्योगिकरण भी उसका ब्रिटेन का हो रहा था इस समय, और निरंकुशता फैलती जा रही थी। जैसे कि दोस्तों ऑस्ट्रिया की बात करें और रसिया की बात करें तो यहाँ पर निरंकुश शासन है 1780 के बाद में देखे गए। इसके अलावा दोस्तों 1780 के बाद में यूरोप में वैज्ञानिक और बौद्धिक विकास भी, यानी कि साइंटिफिक टेम्परामेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ यहाँ पे। ये तो 1780 मैंने बता दिया क्यों इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों 1939 क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस समय मतलब द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। तो भाई 1780 से लेके अपन 1939 तक का मुख्य रूप से इसमें इतिहास पढ़ते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं दोस्तों, सोवियत रूस में नियोजन एवं औद्योगिकरण पर टिप्पणी लिखिए। देखो 100 नंबर का आपका पेपर आता है, पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए और 3 घंटे आपको अटैम्प्ट करने के लिए मिलते हैं। तो देखो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, लास्ट तक जो टिक गया इस वीडियो में वो विन विन की सिचुएशन में होगा, यानी कि उसके पास में कंटेंट लिखने का कोई भी कमी नहीं होगा। काफ़ी सारे शब्द हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, वो जान पाएगा, लिख पाएगा कॉपी के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों लास्ट तक देखना है, लास्ट तक देखना है, ठीक है। पहला सवाल दोस्तों, सोवियत रूस में नियोजन एवं औद्योगिकरण पर टिप्पणी लिखी है। नियोजन क्या होता है? प्लानिंग। यानी कि दोस्तों कोई एक देश अपने आर्थिक संसाधनों का बंटवारा या उसका मैनेजमेंट कैसे करता है वो नियोजन कहलाता है। तो सोवियत रूस में नियोजन और औद्योगिकरण स्टालिन, जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में एक पिछड़े कृषि प्रधान देश को एक औद्योगिक महाशक्ति में बदलने के लिए 1928 ईस्वी में शुरू किया गया था, जिसे पंचवर्षीय योजना, जैसे कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना जो 5 साल के लिए सरकार डॉक्यूमेंट तैयार करती है, वैसे ही यहाँ पर सोवियत रूस में भी ये 5 ईयर प्लान्स लाए गए। और केंद्रीकृत योजना जिसको अपन गोस प्लान कहते हैं। दोस्तों गोस प्लान क्या था? एक राज्य योजना समिति हुआ करती थी, एक राज्य योजना समिति होती थी जो कि यूएसएसआर में यानी कि सोवियत संघ में आर्थिक नियोजन के लिए जिम्मेदार एजेंसी थी गोस प्लान। तो देखो नियोजन की प्रणाली पढ़ लेते हैं। केंद्रीकृत नियंत्रण था, सोवियत संघ ने एक कमांड इकोनॉमी अपनाई जहां कम्युनिस्ट पार्टी ने सभी आर्थिक जो गतिविधियां उसको नियंत्रित किया, यानी कि राज्य का जो दबदबा है वो प्रत्येक क्षेत्र की कंपनियों पर था। पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि साम्यवादी पार्टी पूरे देश के लिए उत्पादन लक्ष्य तय करती थी। राज्य योजना समिति गोस प्लान इन लक्ष्यों को कोयला, बिजली और जैसे विभिन्न उद्योगों के क्षेत्रों के लिए विशिष्ट लक्ष्यों में बदल देती थी। फिर इन लक्ष्यों को प्रत्येक कारखाने, खदान और अंततः प्रत्येक फोरमैन और श्रमिक तय तक पहुंचाया जाता था। इसका उद्देश्य क्या था पंचवर्षीय योजनाओं का? सोवियत संघ को एक कृषि प्रधान देश से एक प्रमुख औद्योगिक शक्ति बनाना, ठीक है, खासकर पूंजीवादी देशों के साथ कंपटीशन करने के लिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो राजस्व के राजकोष में आए, ठीक है। इसलिए सोवियत यूनियन ने नियोजन और औद्योगिकरण अपनाया था। आगे चलते हैं दोस्तों, औद्योगिकरण की प्रक्रिया आप समझ लेते हैं। यह प्रक्रिया बहुत तेज और निर्मम थी, है ना, मतलब काफ़ी सारे लोग मारे भी गए इसके अंदर। देखते हैं कैसे, जिसमें भारी उद्योग जैसे कि स्टील उद्योग, है ना, इस्पात मतलब स्टील, और रेलवे और बिजली उत्पादन पर मुख्य ध्यान दिया गया सोवियत यूनियन में, सोवियत संघ में। लेनिन की गोयलरो योजना ने विद्युतीकरण पर जोर दिया। एक योजना थी गोयलरो योजना लेनिन की, जिसमें क्या किया गया, गांवों तक बिजली पहुंचाएगी, इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया। और 1930 के दशक तक वोल्खोव और नीपर जैसे बड़े जो बिजली संयंत्र वो बनाए गए। 1920 और 1940 के बीच में कोयला, लोहा और स्टील मशीनरी उत्पादन में वृद्धि हुई। सामूहिकीकरण क्या, जिसको अपन कलेक्टिवाइजेशन कहते हैं। दोस्तों ये 20 नंबर का भी सवाल आ चुका है और मैंने इस मतलब वीडियो के अंदर बताया भी है, वो आगे चलेंगे। अभी थोड़ा सा समझ लो आप दोस्तों, सोवियत संघ में कृषि का सामूहिकीकरण किया गया क्योंकि औद्योगिकरण के लिए पैसा जुटाना था, जिसमें किसानों से अनाज लेकर औद्योगिक विकास के लिए पैसा जुटाया गया। यानी कि जो किसानों के जो खेत होते थे
उनसे खेत छीन लेते थे, बड़े जमींदारों को मार दिया जाता था या भगा दिया जाता था अपने खेतों से। परिणाम और प्रभाव देखो भाई, आर्थिक नियोजन और औद्योगिकरण की सफलता मिली भाई। सोवियत संघ द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर, नाजी एक पार्टी का नाम भी, और इसी पार्टी पर जो हिटलर है उसके द्वारा शासन किया गया। नाजी जर्मनी पर विजय प्राप्त करने और शीत युद्ध के दौरान, जो कि दोस्तों अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में चला था, कोल्ड वॉर, मतलब एक वैचारिक युद्ध था, एक आइडियोलॉजी पे बेस्ड एक युद्ध था, ना कि कोई ये असली में लड़ाई लड़ रहे थे। तो शीत युद्ध के दौरान महाशक्ति बन गया दोस्तों कौन? सोवियत संघ। किसके कारण? अपने आर्थिक नियोजन और औद्योगिकरण के कारण। इस विकास की कीमत बहुत बड़ी थी दोस्तों, लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई, खासकर कृषि के जबरन सामूहिकरण के कारण अकाल आए। यह एक नई सामाजिक व्यवस्था का इसने भी निर्माण किया, समाज में परिवर्तन आया, जिसमें एक शक्तिशाली नौकरशाही और बुद्धिजीवी वर्ग है वो सोवियत संघ में उभरता है। ठीक है, आगे चलते भाई। चीन का संदर्भ देते हुए अर्ध उपनिवेशवाद का अर्थ बताइए दोस्तों। एक तो होता है उपनिवेशवाद, जिसमें मतलब कोई एक औपनिवेशिक शक्ति है वो पूरा का पूरा कंट्रोल कर लेती है। लेकिन अर्ध उपनिवेशवाद क्या दोस्तों? इसको सेमी कॉलोनियलिज्म कहते हैं। तो भाई इसमें क्या है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें सीधा प्रत्यक्ष रूप से तो कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन उसके संसाधनों को मतलब निकालने की कोशिश की जाती है, उसको कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है। वैसा ही चाइना में हुआ दोस्तों। चीन के संदर्भ में, यानी कि चीन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो चीन की अर्ध उपनिवेशवाद वह स्थिति थी जब चीन कभी किसी एक देश का सीधा उपनिवेश नहीं रहा, बल्कि 19वीं और 20वीं सदी में कई साम्राज्यवादी जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रूस ने उसकी आर्थिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय स्वायत्ता यानी कि ऑटोनॉमी यानी कि स्वतंत्रता को कई संधियों, समझौतों और आर्थिक रियायतों के जरिए धीरे धीरे कमज़ोर कर दिया। यानी कि किसी देश पर प्रत्यक्ष शासन नहीं करके उसको कमज़ोर करना धीरे धीरे, ये कहलाता है अर्ध उपनिवेशवाद। इसकी मुख्य विशेषता देख लो दोस्तों। चीन के पास अपनी सरकार और संप्रभुता होने का दावा था, लेकिन विदेशी शक्तियों के आर्थिक और राजनीतिक दबाव के कारण वह स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाती थी चीन की सरकार। इसके अलावा दोस्तों अफीमी युद्ध भी हुए हैं 1840 के दशक से 1860 के दशक के बीच में चाइना के अंदर। अफीम युद्धों के बाद चीन को कई अपमानजनक संधियों जैसे कि हांगकांग का हस्तांतरण इंग्लैंड को देना पड़ा भाई, ग्रेट ब्रिटेन को देना पड़ा चाइना को, बंदरगाहों को खोलना, अतिरिक्त क्षेत्रीयता स्वीकार करनी पड़ी। अफीम युद्धों के बाद इन संधियों ने, इन ट्रीटीज़ ने मतलब इनका इंसल्ट किया। जैसे कि दोस्तों वर्साय की जो संधि थी वो जर्मनी का उसने इंसल्ट किया था भाई, तभी तो हिटलर उभरा था, जिससे कि यहाँ की जो चाइना की जो अर्थव्यवस्था और न्यायपालिका पर विदेशी नियंत्रण बढ़ा था। देखो चाइना में आर्थिक शोषण भी किया गया, जैसे कि विदेशी बैंक, कंपनियां और जो इन्वेस्टर, निवेशक थे बाहर के, वो चीन के बाज़ारों और यहाँ संसाधनों जैसे कि अफीम व्यापार का शोषण करते थे, जिससे चीन की आर्थिक कमजोरी और गहरी और वह विदेशी पूंजी पर निर्भर हो गया। सांस्कृतिक प्रभाव और मिशनरी गतिविधियाँ भाई, यहाँ पर ईसाई मिशनरी जो कि मतलब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करती थी, तो चाइना की जो संस्कृति उस पर भी प्रभाव डाला और चीनी समाज में तनाव बढ़ा भाई। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, मार्क्सवादी समाजवाद की बुनियादी विशेषताओं का वर्णन करिए। ये सवाल रिपीट हो चुका है दोस्तों, PYQ उठा के देखना, वहाँ पर भी आया हुआ सवाल है ये। ठीक है, मार्क्सवादी समाजवाद की जो बुनियादी विशेषताएं हैं वो बतानी है। तो पहला लिख दो दोस्तों, ऐतिहासिक भौतिकवाद। मार्क्सवाद दोस्तों क्या है? एक प्रकार की सोच है, आइडियोलॉजी है, जो कि कहता है कि समाज के जो जितने संसाधन हैं सब में बराबर बंटने चाहिए भाई। ठीक है, और वर्ग संघर्ष है, इसके द्वारा जो सर्वहारा वर्ग यानी कि जो मजदूर है वो पूंजीपतियों को एक दिन उखाड़ फेंकेंगे। यही जो सोच है वो कार्ल मार्क्स की थी, जर्मनी के विद्वान थे भाई। इनका पहला पॉइंट लिख दो, ऐतिहासिक भौतिकवाद। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, इसका मतलब क्या दोस्तों? मार्क्सवाद यानी कि दोस्तों जो लोग जो विद्वान कार्ल मार्क्स की सोच पे चलते थे, मार्क्सवाद मानते थे कि समाज का विकास ऐतिहासिक भौतिक यानी कि आर्थिक परिस्थिति से होता है। समाज का जो विकास है वो कैसे होता है? भौतिक परिस्थितियों से। उत्पादन के तरीके जैसे कि कृषि, उद्योग, सामाजिक संरचना और चेतना को तय करते हैं। यानी कि दोस्तों जिसका उत्पादन के संसाधनों पर कंट्रोल होगा, जिसका पूंजी पर, कारखानों पर, फैक्ट्रियों पर, कृषि पर, उद्योग पर नियंत्रण होगा, ठीक है, तो वो लोग डिसाइड करेंगे कि समाज में किस प्रकार से वो संबंध को आगे बढ़ाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि जो सर्वहारा वर्ग है उसमें चेतना आएगी, कॉन्शियसनेस आएगी कि हमारा शोषण किया जा रहा पूंजीपतियों के द्वारा और अब हम इसकी सत्ता उखाड़ते हैं भाई। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है कि समाज का जो विकास है ये भौतिक
आधार पे होता है, ये आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर होता है कि समाज में किसके पास में ज़्यादा संसाधन है। क्वेश्चन सॉरी, इसमें दूसरा हेडिंग है वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल या क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हो। तो मानव इतिहास में दोस्तों हमेशा रहा है कि एक वर्ग ने दूसरे वर्ग का शोषण किया। जैसे कि पहले जो मास्टर थे, जो मालिक थे, वो गुलामों का, स्लेव का शोषण करते थे, फिर सामंत है वो किसानों का करते हैं, और फिर पूंजीपति है वो मजदूरों का, महिलाओं का, इनका करते हैं शोषण। मानव इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का इतिहास रहा है। पूंजीपति उत्पादन के साधनों जैसे कि फैक्ट्री और जमीनों के मालिक होते हैं, जबकि सर्वहारा वर्ग अपनी मजदूरी के लिए काम करता है और शोषित होता रहता है। पूंजीवाद की आलोचना भी की जाती है दोस्तों। पूंजीवाद में मजदूरों का शोषण होता है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों मजदूरों से दिन रात काम करवाया जाता है और जो वास्तव में लाभांश मिलना चाहिए मजदूरों को वो लाभ नहीं मिल पाता है, और जो एक्स्ट्रा कमाई होती है उसको भी जो पूंजीपति बिजनेसमैन है उसको हड़प लेते हैं। यह शोषण अंततः पूंजीवाद के अंतर विरोधों, कॉन्ट्राडिक्शंस को बढ़ाएगा, जिससे कि क्रांति होगी और पूंजीवाद खत्म होगा। सर्वहारा क्रांति, प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन। दोस्तों जो सर्वहारा लोग हैं जैसे कि मजदूर, ये क्रांति के माध्यम से पूंजीपतियों से सत्ता और उत्पादन के साधनों पे कब्जा कर लेंगे, मतलब कृषि उद्योग इन पे कब्जा कर लेंगे। यह हिंसक हो सकती है, लेकिन इसका लक्ष्य वर्ग विहीन समाज स्थापित करना है। तो मार्क्सवाद क्या मानते हैं कि जब समाज के अंदर दोस्तों क्रांति होगी तो एक वर्ग विहीन यानी कि क्लासलेस सोसाइटी का निर्माण होगा, जहां पर ना तो कोई वर्ग होगा, और जब कोई वर्ग नहीं होगा तो किसी का भी शोषण, किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। इसके अलावा आप लिख सकते हो उत्पादन के साधनों से पर सामाजिक स्वामित्व। देखो समाज में जितने भी जो निजी संपत्ति उसको खत्म कर दिया जाएगा, और फैक्ट्री, भूमि और अन्य साधन पूरे समाज के होंगे, न कि किसी एक व्यक्ति के या छोटे समूह के। इसके अलावा दोस्तों राज्य भी नहीं होगा और वर्ग भी नहीं होगा, और साम्यवाद जो विचारधारा उस पर लोग चलेंगे। तो क्रांति के बाद सर्वहारा अधिनायक तो एक अंतिम चरण के बाद, यानी कि दोस्तों पूंजीपतियों की सत्ता उखाड़ने के बाद में कुछ टाइम तक जो मजदूर है वो सत्ता चलाएंगे राज्य का सहारा लेकर के, लेकिन राज्य भी है दोस्तों एक टाइम पर शोषण ही करता है, तो राज्य को भी खत्म कर देंगे। तो ना तो राज्य होगा समाज में, ना ही वर्ग होगा। इसके अलावा दोस्तों जो साम्यवादी देश होगा, है ना, वहाँ किस प्रकार से काम लिया जाएगा? देखो योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार लोगों से काम लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, तीसरे राइक यानी कि नाजी शासन में राज्य और समाज के बारे में बताइए। दोस्तों राइक या राइक होता है ये, ठीक है, ये क्या चीज़ है भाई राइक, है ना। देखो जर्मनी में अगर बात करें अपन, ठीक है, तो 3 प्रकार के हम साम्राज्य देखते हैं, उन्हीं को अपन राइक कहते हैं। पहला जो साम्राज्य था दोस्तों वो था 1871 से 1918 के बीच में, उसको क्या कहते हैं अपन, उसको क्या कहते हैं, उसको बताओ। यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र था ना 1871 और 1918 के बीच में। ये पहला जर्मन एम्पायर था दोस्तों, जिसमें संविधान के हिसाब से राजा चला करता था। फिर वाइमर आया दोस्तों, लोकतांत्रिक वाइमर आया, फिर 1918 से 1933 तक चला, फिर 33 से 45 के बीच में क्या चला नाजी शासन जो सर्वाधिकारीवाद शासन था, यानी कि टोटलिटेरियन रिजाइम था दोस्तों, और जिसको कौन लीड कर रहा था, हिटलर। तो भाई राइक क्या है? राइक मतलब जर्मनी के ये साम्राज्य हैं, और जो कि 3 साम्राज्य हैं। पहला तो जर्मन एम्पायर, दूसरा वाइमर एम्पायर, तीसरा है भाई नाजी एम्पायर, ठीक है। तो ये राइक का मतलब होता है, राइक मतलब जर्मन साम्राज्य। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आपको तीसरे राइक के बारे में बताना है, यानी कि नाजी शासन में राज्य की क्या स्थिति थी। तो देखो ये राइट साइड में हिटलर खड़ा हुआ भाई, एक तरफा राज किया करता था, ठीक है। टोटलिटेरियन यानी कि सर्वाधिकारवाद इसका शासन था भाई। नाजी शासन यानी कि 1933 और 45 के दौरान जर्मनी का एक अधिनायकवादी टोटलिटेरियन राज्य था, जहां जीवन का प्रत्येक पहलू, चाहे वो राजनीति का हो, चाहे ऐतिहासिक हो, सांस्कृतिक हो, त्यौहार, मेले, उत्सव जो भी है, ठीक है, आपकी लाइफ का जो प्रत्येक पहलू है, कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, ठीक है, किसको वोट देंगे, कहाँ पढ़ेंगे, वो नाजी सरकार तय करती थी। इस शासन की प्रमुख विशेषता देखो, तानाशाही और फ्यूरर का सिद्धांत। दोस्तों एडोल्फ हिटलर ये फ्यूरर का सिद्धांत पे काम करता था, यानी कि यही सबसे बड़ा नेता था और राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता था। 1934 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु के बाद हिटलर ने सभी शक्तियां अपने हाथों में ले ली और एक लोग, एक साम्राज्य, एक नेता का नारा दिया था। नाजी पार्टी के अलावा अन्य सभी राजनीतिक दलों को इलीगल घोषित कर दिया गया और लोकतंत्र को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया तानाशाह हिटलर के द्वारा और संसदीय परंपराओं को त्याग कर दिया गया, जिसमें स्वतंत्रता समानता की बात की जाती थी। इसके अलावा दोस्तों हिटलर ने
मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, नाजी शासन में राज्य की क्या सॉरी, राज्य की क्या स्थिति थी। तो नस्लीय विचारधारा यानी कि रेशियल आइडियोलॉजी का जो सिद्धांत है वो आगे बढ़ा, यानी कि जो आर्य हैं, ठीक है, जो आर्य हैं वो सबसे शुद्ध हैं, सबसे प्योर नस्ल है उनकी। जर्मन आर्यों को सबसे बेस्ट माना जाता है भाई, नॉर्डिक जर्मन आर्यों को सबसे बेस्ट माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों हिटलर ने यहूदियों को अवांछनीय यानी कि सबसे खराब और जर्मन समाज के लिए खतरा माना। इसके परिणाम स्वरूप हॉलोकास्ट हुआ, जिसके अंदर लाखों यहूदियों को, जो यहूदी हुआ करते थे, हिटलर ने उनको मार दिया, नरसंहार कर दिया। आगे है पुलिस राज्य और दमन। दोस्तों राज्य ने अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए गेस्टापो, गेस्टापो क्या है, एक गुप्तचर पुलिस विभाग था, गुप्त पुलिस थी ये गेस्टापो, और एसएस इसका पूरा नाम क्या था, शूज स्टाफेल। तो गेस्टापो और एसएस और ऐसे जैसे संगठनों के माध्यम से राज्य ने शक्ति और दमन किया लोगों का। विरोधियों, साम्यवादियों और यहूदियों को बिना किसी कानूनी प्रक्रियाओं के जेलों और एकाग्रता शिविरों में, जो कंसंट्रेशन शिविर होते थे, वहां पर भेजा करते थे नाजी लोग। पूर्ण नियंत्रण, स्कूलों, विश्वविद्यालय और मीडिया पर सरकार का पूरा नियंत्रण था। जोसेफ गोइबल्स के नेतृत्व वाले प्रचार मंत्रालय ने हिटलर के प्रति व्यक्तित्व, पूजा और नाजी विचारधारा को आगे बढ़ाया। भाई जितने भी इसके मंत्री थे वो पूजा किया करते थे, जो हिटलर बोल देता था वो एक तरफा काम होता था। हालांकि निजी कंपनियों को काम करने की अनुमति थी, लेकिन राज्य सभी संसाधनों का मालिक होता था और मजदूर संघों पर प्रतिबंध लगा दिया। आप जानते हैं दोस्तों, यही तो लोकतंत्र की विशेषता होती है कि वहाँ पर ट्रेड यूनियन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ट्रेड यूनियन, जो कि मजदूर के हितों की बात करते हैं। उन सभी को खत्म कर दिया, कुचल दिया हिटलर ने। आगे चलते भाई, विदेश नीति और सैन्यवाद। नाजी शासन का उद्देश्य लेबेंसराम के नाम पर जर्मन साम्राज्य का विस्तार करना था। भाई एक प्रकार की सोच थी जिसमें नाजी साम्राज्य का विस्तार करना शामिल था। हिटलर ने वर्साय की संधि की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और जर्मनी का तेजी से सैन्यीकरण चालू कर दिया। ये दोस्तों एक अपमानजनक संधि थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में सारे जो मित्र देश थे उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध का जो दोषी देश है, यानी कि जिसके कारण से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, वो जर्मनी था, और इसी कारण जर्मनी पर वर्साय की संधि थोपी गई। इसके तहत इसके खनिज क्षेत्र और बहुत सारे इसके जो उपनिवेश थे उन पर कब्जा करना शामिल था। तो ये अपमानजनक संधि थी, सारे जर्मनी के लोगों का इंसल्ट हुआ। और दोस्तों हिटलर का जन्म होता है। हिटलर ने कहा भाई मैं तुम्हारे अपमान का बदला लूँगा, ठीक है, मेरे को तुम लोग सपोर्ट करो। तो वर्साय की संधि मानने से इनकार कर देता है हिटलर। नाजी शासन में समाज की स्थिति क्या थी भाई? नस्लीय पदानुक्रम और शुद्धता, रेशियल हायरार्की। तो नाजी समाज नस्लीय शुद्धता के विचार पर आधारित था। नाजियों के अनुसार जो नॉर्डिक आर्य हैं वो सबसे बढ़िया उसकी नस्ल है, दुनिया पर शासन करने का उनका प्राकृतिक अधिकार है। जिस तरह से जो ब्रिटेन के लोग भारत में आए थे वो कहते थे कि हम सबसे बेस्ट है ना। यहूदियों को मानव विरोधी और सबसे निचली श्रेणी में रखा जाता था। इसके अलावा जिप्सी, एस्वेतो, स्लाव लोगों को और विकलांगों को भी समाज से बाहर निकालने, खत्म करने का लक्ष्य रखा गया था। सिर्फ और सिर्फ नॉर्डिक आर्य बचेंगे समाज के अंदर। इसके अलावा महिलाओं की क्या भूमिका थी? देखो महिलाओं के लिए समाज में पारंपरिक भूमिका तय कर दी गई थी, यानी कि अपने पति की सेवा करना और बच्चों को पालन पोषण करना। तो एक नारा भी लगा था दोस्तों, किचन, बच्चे और चर्च, है ना। महिलाओं को अधिक से अधिक शुद्ध आर्य बच्चों को जन्म देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, यानी कि किसी भी बाहरी व्यक्ति से वो शादी नहीं करेंगे, केवल आर्य, नॉर्डिक आर्य पुरुष से ही, आदमी से ही शादी करेंगे, ताकि जो बच्चे होंगे वो शुद्ध आर्य होंगे, है ना। उनका जो नस्ल है वो खराब नहीं होगा। 4 या अधिक बच्चों वाली माताओं को जर्मन मदर्स क्रॉस से अवार्ड से सम्मानित किया जाता था। उन्हें उच्च शिक्षा और राजनीति से दूर रहने के लिए मजबूर किया जाता था, ताकि वे घर और परिवार पर ध्यान दे सके। ये महिलाओं की मतलब अच्छी स्थिति नहीं थी। युवाओं का नाजीकरण किया गया भाई। नाजियों का मानना था एक मजबूत नाजी समाज बनाने के लिए बच्चों के दिमाग पर कंट्रोल करना जरूरी है। 14 वर्ष से ऊपर के जो लड़के थे उनको हिटलर यूथ में शामिल होना अनिवार्य था और उनको युद्ध और वफादारी की शिक्षा दी जाती थी। अब लड़कियों की क्या स्थिति थी? लीग ऑफ जर्मन गर्ल्स, ठीक है, एक प्रकार का संगठन था। लड़कियों को इस संगठन में शामिल होना पड़ता था और वहाँ पर यह ट्रेनिंग दी जाती थी कि बड़ी होकर के आप अच्छी माँ बनेंगी और अच्छी हाउस वाइफ बनेगी, गृहिणी बनेगी। स्कूली शिक्षा में नस्ली विज्ञान जैसे शामिल किए गए विषय, ताकि बच्चों में यहूदियों के प्रति नफरत भरी जा सके। पुलिस राज्य और नियंत्रण, समाज पर पूर्ण नियंत्रण करने के लिए गेस्टापो और एसएस गुप्त पुलिस वगैरह बनाए गए। प्रेस यानी कि जो मीडिया होती है उस पर पूरा प्रतिबंध, कंट्रोल था। भाषण और सभा करने की आज़ादी छीन लगी। किसी प्रकार की असहमति को गद्दारी माना जाता था, उसको मार ही दिया जाता था। आर्थिक और सामाजिक नीतियाँ भाई, ये क्या पढ़ रहे हैं अपन? समाज की क्या स्थिति थी, ठीक है, समाज की क्या स्थिति थी।
तो देखो बेरोजगारी भी कम करने का दावा किया हिटलर ने ऑटोबान सड़क नेटवर्क के निर्माण कार्य चलाए, उसके माध्यम से काफ़ी सारे युवाओं को नौकरी वगैरह भी दी थी। इसके अलावा स्वतंत्र ट्रेड यूनियन को प्रतिबंध लगा दी, जिसमें मजदूरों में असंतोष पैदा हुआ। वॉक्स गैमेनसाफ्ट दोस्तों एक प्रकार का लोक समुदाय था जिसका उद्देश्य नस्ल के आधार पर एकजुट जर्मन समाज बनाना था, जिसमें समाज के सारे लोग मिलकर के जर्मनी को आगे बढ़ाएंगे और नस्लीय पहचान को महत्व दिया गया था वॉक्स गैमेनसाफ्ट कम्युनिटी के द्वारा। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5, अफ्रीका में ब्रिटिश उपनिवेशवाद पर टिप्पणी लिखिए। देखो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अलग अलग देश, चाहे वो अफ्रीका की दक्षिण अफ्रीका की बात करूँ, जिम्बाब्वे की बात करूँ, सोमालिया, इन सब पर दोस्तों यूरोप की जो औपनिवेशिक शक्तियां, जो कॉलोनियल पावर थी, उनका शासन रहा है। तो अफ्रीका में किस तरह से लिखना है दोस्तों, वैसे तो ये 10 नंबर का पूछा गया है ना, लेकिन क्या पता 20 नंबर का आ जाए, तो कंटेंट में ठीक ठाक ही लिख रहा हूँ यहाँ पे। अफ्रीका में ब्रिटिश उपनिवेशवाद 19वीं सदी के अंत में अफ्रीका के लिए हाथापाई, यानी कि अफ्रीका के जो संसाधन थे, स्पेशली जो नेचुरल रिसोर्सेज थे इनके, उन पर अधिकार पाने के लिए हाथापाई शुरू हुई, जिसको स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका कहा जाता है, जो व्यापार मिशनरी और सेसिल रोड्स जैसे व्यक्तियों द्वारा प्रेरित था। ब्रिटेन ने केप कॉलोनी, मिस्र, सूडान और नाइजीरिया, घाना और पूर्वी दक्षिण अफ्रीका के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। अब यूरोप के इन देशों ने इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। प्रमुख चरण और क्षेत्र देख लो। पहला जो कब्जा वो केप कॉलोनी पर था। मूल रूप से डच द्वारा स्थापित केप कॉलोनी पर नेपोलियन युद्धों के दौरान ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया, जो दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश विस्तार केंद्र बनी। तो केप कॉलोनी पर किसने कब्जा कर लिया? ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया, और ये डच द्वारा स्थापित की गई थी, यानी कि जो हॉलैंड के निवासी थे, नीदरलैंड के निवासी थे, उन्होंने बसाया था केप कॉलोनी। फिर ब्रिटेन ने इस पर कब्जा कर लिया। तो कब्जा करने माहिर रहा भाई ब्रिटेन हमेशा से। अफ्रीका के लिए हाथापाई 1890-80 से लेके 14 के बीच में बर्लिन सम्मेलन हुआ था। उसके बाद में दोस्तों यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका को बांट लिया आपस में। बर्लिन सम्मेलन 1885 में हुआ था। उसके बाद में दोस्तों अफ्रीका को किस तरह से बांटा यूरोपीय शक्तियों ने? ब्रिटेन ने पूर्वी तट और मिस्र पर नियंत्रण किया, स्वेज नहर की रक्षा के लिए मिस्र पर कब्जा किया और सूडान को अपने नियंत्रण में लिया था। ये ब्रिटेन के इलाके थे, मिस्र, स्वेज नहर और सूडान। दक्षिण अफ्रीका, डच और जूलू लोगों के साथ संघर्ष के बाद ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीका पर भी कंट्रोल कर लिया। हीरे और सोने की खोज ने आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया और सेसिल रोड्स जैसे व्यवसायी प्रभावी बने, जिन्होंने रोडेसिया, अब जिम्बाब्वे और जाम्बिया की स्थापना की थी। ये बिजनेसमैन थे, ठीक है, सेसिल रोड्स, इन्होंने जिम्बाब्वे और जाम्बिया की स्थापना की थी। पश्चिम और पूर्वी अफ्रीका, नाइजीरिया और घाना जैसे क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन ने पश्चिमी एशिया और ईसाई धर्म लेके आए, सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। और केन्या देश में भी अफ्रीकी काश्तकारों को विस्थापित, यानी कि उनको भी भगा दिया गया, जिससे कि संघर्ष हुआ। प्रभाव और विशेषता देख लो भाई। अप्रत्यक्ष शासन की स्थापना। ब्रिटेन अक्सर स्थानीय नेताओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से शासन करता था, यानी कि दोस्तों दरबार के अंदर शामिल हो जाए, जैसे कि जो सिख दरबार था, भारत में सिख राज्य था, ठीक है, उसके अंदर भी अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज रेजिडेंट बैठा रहता था, ठीक है। उसी हिसाब से ब्रिटेन ने अफ्रीका पर भी शासन किया है अप्रत्यक्ष रूप से। आर्थिक शोषण भी किया, जैसे कि जो हीरा सोने की खदानें हैं और कृषि के लिए अफ्रीकी संसाधनों और सस्ते श्रम का उपयोग किया, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था का शोषण हुआ। सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए भाई। पश्चिमी शिक्षा मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म के प्रचार और नए प्रशासनिक प्रणालियों ने पारंपरिक संस्कृतियों और पहचानों को प्रभावित किया, जिससे कि प्रतिरोध और अनुकूलन दोनों पैदा हुए। विऔपनिवेशीकरण। दोस्तों विऔपनिवेशीकरण क्या है कि मतलब जब औपनिवेशिक शक्ति है अपना दावा उपनिवेशों से हटा लेती है, यानी कि जब मान लो ब्रिटेन ने आज़ाद कर दिया भारत को, ठीक है, तो इसे कहते हैं, ये प्रोसेस है डीकोलोनाइजेशन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में बढ़ते स्वतंत्रता आंदोलनों, राष्ट्रवादी दलों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण 1960 और 80 के दशक में अधिकांश ब्रिटिश उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिली, लेकिन कई राष्ट्रमंडल का भी हिस्सा बन गए। राष्ट्रमंडल क्या होता? कॉमनवेल्थ, ठीक है, ऐसे देश जो कभी किसी देश के गुलाम रहे थे, उनका भला करने के लिए राष्ट्रमंडल नाम का एक ग्रुप बना दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, आ रहा समझ में? अगर दोस्तों ये मेहनत पसंद आ रही है आपको सच्ची में, तो आप एक बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट करना, इससे वीडियो की रीच बढ़ेगी और मोटिवेशन मिलता है यार, ठीक है। तो दोनों विश्व युद्ध के बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर कहेंगे इसको, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संकट के बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों 1918 और 20 के बीच में जो संकट आया, जो क्राइसिस आया, उसके बारे में बता दो। यूरोपीय अर्थव्यवस्था का पतन हो गया इस समय, है ना। देखो युद्धों में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, राशन पे पैसा लगता है, हथियारों पे पैसा लगता है, स्ट्रेटजी बनाने में पैसा लगता है। तो युद्ध ने यूरोप के औद्योगिक आधार और बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया, जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको ख़त्म कर दिया, जिससे भारी कमी और मंदी आई थी।
इसके अलावा जर्मनी जैसे देशों में युद्ध के बाद हाइपर इन्फ्लेशन, यानी कि दोस्तों सब्जी, ठीक है, दूध, पेट्रोल, इन सब का जो दाम है वो आसमान छूने लगा। हाइपर इन्फ्लेशन हो गई, अत्यधिक महंगाई बढ़ गई जर्मनी जैसे देशों में, और जिससे मुद्रा का मूल्य लगभग ख़त्म ही हो गया। यानी कि थैला बोरा भर भर के लोग ले जाते थे पैसा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी वस्तु उनको मिलती थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा, यूरोप का अपने उपनिवेशों के साथ में व्यापार बाधित हुआ, जिससे अमेरिका और जापान जैसे देशों पर अब निर्भरता बढ़ी। अब दुनिया की राजनीति में दोस्तों एक तो जापान और एक अमेरिका, भाई पावरफुल कंट्रीज़ उभर के सामने आएंगी। इसके अलावा दोस्तों स्वीडन जैसे देशों में भी युद्ध के बाद में बेरोजगारी बढ़ी थी, और यह 1920 के दशक तक बनी रही। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में स्वर्णयुग कहा जाता है 1945 और 70 के दशक के बीच में। विनाश के बावजूद युद्धों से तबाह हुए देश हैं, खासकर जापान, जर्मनी, फ्रांस और इटली ने आर्थिक चमत्कार यानी कि इकोनॉमिक मिरेकल्स का अनुभव किया। भाई यहाँ पर काफ़ी तगड़ा विकास किया गया 1945 और 70 के दशक के बीच में। कहाँ पे? जापान में, जर्मनी में और फ्रांस में। इसके अलावा दोस्तों शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने एक योजना चलाई थी, मार्शल योजना। इसके तहत अमेरिका ने दोस्तों पूंजीवादी जो देश थे या जो पूंजीवादी खेमे में ये जो देश लाना चाहता था उसको भर भर के पैसा दिया अमेरिका ने। इसके अलावा सरकारों ने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों, नीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को स्थिर किया, जिससे पूर्ण रोजगार और उच्च खपत बढ़ी थी। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया, ऋणदाता बन गया। यूरोप के काफ़ी देशों को पैसा दिया अमेरिका ने, और डॉलर वैश्विक मुद्रा यानी कि पूरी दुनिया के अंदर जो डॉलर है उसकी स्थिति है वो अब मजबूत होती है। इसके अलावा उपभोक्तावाद और मध्यम वर्ग का भी विस्तार का दौर था। 1970 के दशक का संकट और युग का अंत देख लेते भाई। तेल संकट हुआ था 1970 के दशक में। 1973 और 1979 के तेल संकटों ने पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं को झटका दिया, जिससे कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बढ़ी थी। पूंजीवाद की सीमाएं दोस्तों, इस संकट ने पूंजीवाद की अंतर्निहित समस्याओं जैसे कि अत्यधिक उत्पादन करना, पूंजीवादी जो व्यवस्था है ना उसकी भी एक लिमिटेशंस है। ये नहीं कि आप पैसे कमाते रहो, है ना, और उत्पादन करते रहो। एक टाइम पर इतना ज़्यादा उत्पादन कर दोगे कि आपकी वित्तीय अस्थिरता उजागर हो जाएगी, जिससे 1980 के दशक के क्षेत्रीय वित्तीय संकट आए। 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट, ग्रेट रिसेशन, पूरी दुनिया ने देखा था। आ रहा समझ में? वेरी गुड। ऐसे ही कुछ मिलते जुलते सवाल आएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, दूसरे विश्व युद्ध के बाद शक्ति संतुलन में क्या परिवर्तन आया? दोस्तों दूसरा विश्व युद्ध 1945 में ख़त्म हो गया था। शक्ति संतुलन मतलब अब दो जो देश हैं वो काफ़ी पावरफुल हो जाएंगे। मतलब दुनिया में जो शक्ति का केंद्र है वो एक तो अमेरिका होगा, एक सोवियत संघ होगा। तो दुनिया क्या है, दो ध्रुव में बट जाएगी, बाईपोलर वर्ल्ड हो जाएगा। ठीक है, बाईपोलर वर्ल्ड हो जाएगा। और ब्रिटेन और फ्रांस का पतन हो गया था, ठीक है, जिससे दुनिया को पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ के खेमों में बांट दिया। द्विध्रुव विश्व का उदय हुआ भाई दूसरे विश्व युद्ध के बाद में। तो यही शक्ति संतुलन है। ठीक है, देखो अमेरिका, यूएसए पूंजीवादी लोकतंत्र का नेतृत्व बनकर उभरा, जो आर्थिक और सैन्य रूप से सबसे शक्तिशाली देश बन गया। और मार्शल प्लान के जरिए यूरोप के पुनः निर्माण में भी अमेरिका ने सहायता दी। सोवियत संघ साम्यवाद का गढ़ बनकर पूरी यूरोप पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर अमेरिका के साथ शक्ति संतुलन में खड़ा हुआ। इन दोनों देशों के बीच वैचारिक और भू राजनीतिक टकराव ने शीत युद्ध को जन्म दिया, जिससे दो दुनिया है वो दो ग्रुप में बट गई। इस तरह से लिख देना कि जो द्विध्रुवीय दुनिया है वो अब देखने के लिए मिलती है। अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में शीत युद्ध होता है। यूरोपीय शक्तियों का कमजोर होना, यूरोप युद्ध से तबाह हो गया था, जिससे ब्रिटेन और फ्रांस जैसी पारंपरिक महाशक्तियां हैं उनकी वैश्विक पकड़ कमजोर हो गई। इन देशों के लिए अपने विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य को बनाए रखना असंभव हो गया। तभी तो ब्रिटेन ने, स्पेन ने, है ना, फ्रांस ने काफ़ी ऐसे देश, काफ़ी ऐसे इलाके जहाँ पर कब्जा किया था वो छोड़ दिया। फिर एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद का अंत होता भाई दूसरे विश्व युद्ध के बाद में। युद्ध के बाद राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ती है, जैसे कि भारत और दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट चले हैं, खासकर भारत में और अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में भी हुए हैं। उपनिवेशवाद का पतन शुरू हो गया, कई नए नए देश उभर के सामने आते हैं, जन्म हुआ उनका। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, तो भविष्य के युद्धों को रोकने के लिए और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघों की स्थापना भी की गई। जैसे कि दोस्तों लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, ताकि दुनिया में कोई युद्ध नहीं होगा। लेकिन लीग ऑफ नेशन संस्था फेल हो गई, तभी तो दूसरा विश्व युद्ध हो गया। तो एशिया में शक्ति परिवर्तन, चीन में कम्युनिस्ट को जीत हुई 1949 में, और कोरिया युद्ध जिसमें उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया अलग हो गए।
इन घटनाओं ने पूर्वी एशिया में साम्यवादी प्रभाव को बढ़ाया था। जापान का पुनर्निर्माण, देखो 1945 में दोस्तों हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने 2 एटम बम डाल दिए थे। और कमेंट में लिखो कौन नाम क्या था, उन परमाणु बमों का क्या नाम था, अमेरिका द्वारा डाले गए जापान पर। ठीक है, तो जापान हार गया, लेकिन बाद में अमेरिका के सहयोग से ही उसका पुनर्निर्माण हुआ और वह प्रमुख शक्ति बना था। क्वेश्चन नंबर 8 बार बार रिपीट होता दोस्तों, रूस में बोल्शेविक क्रांति के महत्व पर चर्चा करें। रूस में बोल्शेविक क्रांति के महत्व पर चर्चा करें। तो दोस्तों ये बोल्शेविक क्या होता है, ठीक है, बोल्शेविक क्या होता है, कोई बताएगा? बोल्शेविक किसे कहते हैं दोस्तों? बोल्शेविक एक कट्टर साम्यवादी गुट था। किसके अंदर? एक डेमोक्रेटिक पार्टी थी रशिया यूएसएसआर में। तो उस पार्टी में, उस लोकतांत्रिक पार्टी में एक बहुत ही कट्टर और साम्यवादी गुट था जिसका नाम था बोल्शेविक। तो बोल्शेविक क्रांति में जो व्लादिमीर लेनिन है, इसके नेतृत्व में 1917 में रूस में एक समाजवादी क्रांति हुई। बोल्शेविक पार्टी ने जार के निरंकुश शासन को उखाड़ फेरा। देखो जार मतलब राजा का जो टाइटल होता था, जैसे कि ईरान के राजा का टाइटल शाह था, वैसे ही यूएसएसआर सोवियत संघ में राजा की जो उपाधि होती थी उसको जार बोलते थे। और अंतिम जो जार था सोवियत संघ का, ठीक है, वो कौन था? निकोलस सेकंड। और दोस्तों 1918 में इसको फांसी दे दी गई, 1918 में फांसी दे दी गई। तो जार के निरंकुश शासन को उखाड़ फेरा बोल्शेविकों ने और पहला समाजवादी राज्य स्थापित किया। क्रांति का तत्कालिक महत्व, जारशाही का अंत हो गया। बोल्शेविकों ने अस्थायी सरकार को हटाकर निकोलस द्वितीय के शासन का अंत किया, निरंकुश सत्ता को समाप्त किया। यानी कि बहुत अत्याचार करता था भाई, बहुत डिक्टेटरशिप टाइप का रिजाइम था, इसका शासन चलाता था निकोलस सेकंड। ऐसे सारे जार थे भाई। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने सोवियत शासन स्थापित किया और सोवियत संघ की स्थापना में काम किया। बोल्शेविकों ने शांति का वादा पूरा करते हुए जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोस्क की संधि पर हस्ताक्षर कर युद्ध से रूस को अलग कर दिया। तो बोल्शेविक चाहते थे भाई रूस का कोई लेना देना नहीं है इन विश्व युद्धों से, तुम युद्ध कर लो, हम तो अलग हो रहे हैं। तो जर्मनी के साथ में ब्रेस्ट लिटोस्क की संधि किसने की थी? बोल्शेविकों ने। क्यों? शांति का वादा पूरा करने के लिए। कृषि भूमि किसानों और कारखानों को मजदूरों के नियंत्रण में दे दिया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का मतलब है सरकार का कंट्रोल है वो अब बढ़ जाता है बैंकों पर। दीर्घकालिक और वैश्विक महत्व देखो भाई, ठीक है, बोल्शेविक क्रांति का क्या महत्व है? समाजवादी व्यवस्था की स्थापना होती है। यह दुनिया का पहला समाजवादी राज्य बना जो पूंजीवाद के विपरीत था और वर्गहीन समाज का लक्ष्य रखता था। यानी कि ऐसा मतलब कोई क्लास व्लास नहीं होगी, है ना, न कोई बड़ा होगा न कोई छोटा होगा, सब समान होंगे, क्लास लेस सोसाइटी होगी। इसके अलावा ये जो बोल्शेविक क्रांति थी या समाजवादी क्रांति बोलो, इसने दुनिया भर के कम्युनिस्ट आंदोलनों को प्रेरित किया और भारत में भी आपको पता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी इसी के मतलब मार्गदर्शन पर। और वैश्विक राजनीति में एक नया वैचारिक ध्रुव यानी कि पूंजीवाद की और साम्यवाद की अब टकराहट शुरू हो जाती है दुनिया में, जिससे कि शीत युद्ध की नींव स्टार्ट होती है। महिलाओं के अधिकारों में प्रगति देखी गई। क्रांति के बाद महिलाओं को कई अधिकार मिले, जैसे कि समानता, शिक्षा और काम के घंटे तय कर दिए गए बोल्शेविक क्रांति के बाद, जो उस समय दुनिया के कई हिस्सों में नहीं थे। इसके अलावा दोस्तों इस क्रांति ने शक्तिशाली केंद्रीय कम्युनिस्ट पार्टी और गुप्त पुलिस यानी कि चेका के माध्यम से एक दलीय शासन स्थापित किया, जिससे राजनीतिक नियंत्रण मजबूत हुआ। एक दलीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, एक ही पार्टी पूरे देश को चलाती है और जितने भी इकाइयाँ होती है वो हेल्प करती है, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, चाहे वो अन्य संवैधानिक इकाइयाँ हों, वो सब हेल्प करती है, सपोर्ट करती है एक दलीय शासन व्यवस्था को। बोल्शेविक क्रांति सोवियत संघ के निर्माण का आधार बना, जो अगले 70 वर्षों तक एक वैश्विक महाशक्ति बना रहा है और वैश्विक इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। क्वेश्चन नंबर 9, यूएसएसआर में कृषि का सामूहिकीकरण, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का विवरण दे। पहले भी बता चुका हूं दोस्तों, अब डिटेल से बताऊं क्योंकि 20 नंबर का 2 बार तो ये आ चुका है भाई, ठीक है। तो कैसा भी सवाल है घुमा फिरा के आप वहां पे अटेम्प्ट करना भाई इसको, है ना, इसको छोड़ मत देना। समझाता हूं मैं। सोवियत संघ में कृषि का सामूहिकीकरण जोसेफ स्टालिन द्वारा 1920 के दशक के अंत और 1930 के दशक की शुरुआत में अपनाई गई एक जबरन नीति थी। जोसेफ स्टालिन ने दोस्तों 1920 के अंत, 1920 मतलब 21, 22, 23 ईस्वी
की बात कर रहा हूँ। जोसेफ स्टालिन ने सोवियत संघ में कृषि का सामूहिकीकरण किया, जिसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? व्यक्तिगत खेतों, जो निजी खेत होते हैं, उनको बड़े सामूहिक खेतों जिनको कोलखोज कहा जाता था उसमें मिला दिया जाता था, ताकि जो कृषि उत्पादन है वो बढ़ाया जा सके, मशीनीकरण लाया जा सके और समृद्ध किसान जिनको कुलक कहा जाता था इनकी शक्ति को खत्म किया जा सके। काफ़ी कुल को तो मार दिया जाता था। सामूहिकीकरण के मुख्य कारण क्या थे? सोवियत संघ अपने तीव्र औद्योगिकरण कार्यक्रम के लिए आवश्यक अनाज और निर्यात आय जुटाना चाहता था, यानी कि इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए दोस्तों वो छोटे छोटे जो किसानों के खेत होते हैं और जो बड़े जमींदार होते हैं जिनको कुलक कहा जा रहा है, उनके खेतों को मतलब वहाँ पर मशीनीकरण की सहायता से बड़ी बड़ी फसल वगैरह लगा देना, वहाँ से अनाज जो होता है उसको बेच करके जो पैसा आएगा उसको इंडस्ट्री में लगाना, ताकि जो यूएसएसआर है वो बहुत जल्दी आगे बढ़े और अमेरिका से टक्कर लें, जिसके लिए राज्य को नियंत्रण और अधिक उत्पादन की आवश्यकता महसूस हुई। स्टालिन ने कुलकों, यानी कि जो वहाँ के रिच फार्मर्स थे, को समाजवादी राज्य के लिए खतरा माना और उनकी संपत्ति छीनकर उनकी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को कमजोर कर दिया। बड़े खेतों से मशीनों और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना आसान होता था, जिससे उत्पादकता बढ़ती थी। ये कैसे काम करता था दोस्तों? क्या पढ़ रहे हैं भाई? कृषि का सामूहिकीकरण, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि का सामूहिकीकरण पढ़ रहे भाई। कैसे काम करता था? फौजदारी एकीकरण, किसानों को उनकी निजी भूमि, पशुधन यानी कि जो जानवर वगैरह मवेशी रखा करते थे और औजार राज्य द्वारा नियंत्रित सामूहिक खेतों में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता था। यानी कि किसान की जो निजी भूमि है उसको कैसे भी करके जो बड़े सामूहिक खेत होते थे जो राज्य के कंट्रोल में होते थे उसमें मिलाने के लिए मजबूर किया जाता था किसानों को, चाहे मारपीट करनी पड़े चाहे मारना ही पड़े। ठीक है। इसके अलावा डी कुलाकीजेशन, ये क्या था? कुलकों को, यानी कि जो समृद्ध किसान थे, अमीर किसान थे, उनको दुश्मन समझा गया, उनको सोवियत संघ के लिए दुश्मन समझा गया। उनकी जो प्रॉपर्टी है बड़े किसानों की वो जब्त कर ली गई, उन्हें भगा दिया गया या मार दिया गया। राज्य ने कृषि उत्पादन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया और किसानों से जबरन अनाज की वसूली की थी। इसका प्रतिरोध परिणाम पढ़ लेते भाई। किसानों ने, सोवियत संघ के किसानों ने इस कृषि के सामूहिकीकरण का बड़े पैमाने पर विरोध किया, जिसमें फसलें जलाना, पशुधन है ना, लाखों मवेशी और सूअरों को मार दिया किसानों ने और उपकरणों को नष्ट भी कर दिया। इसके अलावा अकाल पड़ा था दोस्तों, जिसको होलोडोमोर भी कहते हैं। इस प्रतिरोध यानी कि ये जो रिएक्शन था दोस्तों किसानों का और कुप्रबंधन के कारण 1930 के दशक की शुरुआत में भयानक अकाल पड़ा, खासकर यूक्रेन में, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। ये कृषि सामूहिकीकरण के आप क्या पढ़ रहे हो? परिणाम, इसका प्रभाव क्या पड़ा? पारंपरिक ग्रामीण समुदाय टूट गए, किसानों को अपनी खेती-बाड़ी भी छोड़नी पड़ी और मवेशी छीनने के कारण वो दूसरे काम में लग गए। दूसरे दासत्व जैसा महसूस उनको हुआ, यानी कि वो मजदूरी काम धंधा दूसरा देखेंगे, खेती वेती नहीं करेंगे। अब सामूहिक खेत अक्सर असक्षम और ख़राब तरीके से प्रबंधित होते थे, जिससे कि खाद्य सुरक्षा, खाद्यान्न की कमी है वो बनी रहती थी। लाखों लोगों की मौत हुई और ग्रामीण जीवन अस्त व्यस्त हो गया, जो सोवियत राज्य की इच्छा के विरुद्ध था। इसने ग्रामीण आबादी पर राज्य के नियंत्रण को मजबूत किया, सोवियत नियंत्रण को गहरा किया। सामूहिकीकरण की विफलता और उसके परिणामों ने सोवियत कृषि को दशकों तक प्रभावित किया, जिससे किसानों में पहल की कमी और राज्य पर निर्भरता बढ़ी थी। यानी कि किसान हैं वो खुद से कुछ भी नहीं किया करते थे। कृषि के सामूहिकीकरण के बाद में किसान इतने निराश हो गए थे कि राज्य पर भी निर्भर हो गए थे। अब राज्य उनको धीरे धीरे फिर छूट देना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे जो खेत है उनको लौटाना भी स्टार्ट वो करेगा। क्वेश्चन नंबर 10, यूरोप में 1850 से सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास के बारे में टिप्पणी लिखी। भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, है ना। या तो सांस्कृतिक पूछ सकता है या बौद्धिक विकास पूछ सकता है ना। लेकिन मैंने दोनों ही लिख दिए क्योंकि यार पेपर तो मैंने बनाया नहीं है, तो दोनों में से कोई एक आ जाए तो ही बहुत बढ़िया बात होगी अपने लिए। तो पहला तो देखते हैं सांस्कृतिक कल्चरल डेवलपमेंट। पहला, कला और साहित्य में परिवर्तन, आर्ट एंड लिटरेचर में। रोमांटिकवाद से यथार्थवाद। देखो 1850 से पहले क्या था? 1850 से पहले रोमांटिकवाद था, जिसपे मतलब भावनाओं पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया करते थे। ठीक है, कल्पनाशील लोग हुआ करते थे। वहीं यथार्थवाद का मतलब होता वास्तविकता, सच, लोकप्रिय हुआ 1850 के बाद में, जिसने जीवन को जैसा है वैसा ही चित्रित किया। जैसे कि गुस्ताव कोर्वे के जो चित्र हैं उनके जो वो बड़े पेंटर थे, है ना, गुस्ताव कोर्बे, समाज के जो सच है ना वही दिखाया अपने पेंटिंग में। इसके बाद में प्रभाववाद आया, जिसने क्षणिक प्रकाश और रंग पर ध्यान केंद्रित किया था। जैसे कि मोनेट एक बड़ा चित्रकार था, पेंटर था। सांस्कृतिकवाद का सांस्कृतिक प्रकृति यानी कि जो कला, कविता और संगीत ने राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा दिया, जिससे राष्ट्रीय पहचान और एकता की भावना मजबूत हुई, खासकर इटली और जर्मनी के एकीकरण के दौरान। तो राष्ट्रवाद का सांस्कृतिक प्रकटीकरण हुआ।
ठीक है, ये मतलब सांस्कृतिक विकास में लिख सकते हो कि जो जर्मनी और इटली का जो एकीकरण है, इंटीग्रेशन है, वो हुआ था क्योंकि लोग हैं वो अब देश प्रेम की भावना से होकर जुट जाते थे। साहित्यिक विकास देखो भाई, उपन्यास लोकप्रिय सामाजिक मुद्दों जैसे कि औद्योगिकरण के प्रभावों को दर्शाया गया। बौद्धिक और शैक्षिक विकास देख लो, अब इसमें क्या लिखना है, जो एकेडमिक सब्जेक्ट थे वो अब आते हैं, जैसे कि इतिहास, समाजशास्त्र और मनोवैज्ञानिक जैसे विषय अलग अलग अकादमिक शाखाओं के रूप में उभरे, यानी कि इनको कॉलेजों में पढ़ाया जाने लगा, किताबें वगैरह लिखी जाने लगी साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री की। इसके अलावा दोस्तों मुद्रण संस्कृति यानी कि प्रिंटिंग, छापे खाने का बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। छापा खाना मतलब काफ़ी किताबें, मैगजीन वगैरह छपने लगी और शिक्षा में सुधार के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। वैज्ञानिक सोच भी बढ़ी, विज्ञान और तर्क पर जोर बढ़ा, हालांकि रोमांटिक्स ने तर्कवाद की आलोचना की थी। समाज और जनसंचार, बड़े पैमाने पर रेलवे और कारखानों के विकास ने शहरीकरण को बढ़ाया, जिससे कि समाज बदलता है दोस्तों, है ना। और समाज में अब व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करने लगेगा। वो कुछ कुछ कविताएं हैं, डायरी लिख रहे हैं, इसका काम भी करने लग जाएगा। ये बौद्धिक और शैक्षिक विकास में लिख सकते हो। पहचान और आधुनिकता, देखो मनुष्य की तर्क क्षमता और नैतिक मूल्य पर जोर देने वाली मानवतावाद सोच मजबूत हुई। इसके अलावा विभिन्न जातीय समूह जैसे कि जर्मनिक और स्लाविक जो लोग थे, स्लाव लोग, और विचारों के बीच बातचीत से एक आधुनिक लेकिन विविध यूरोपीय पहचान विकसित हुई, यानी कि लोगों ने, चाहे वो अलग अलग संस्कृति के लोग हो, उन्होंने बात करना स्टार्ट किया, एक दूसरे के विचार समझे, है ना, एक दूसरे की संस्कृति को जाना, एक दूसरे की विचारधाराओं को जाना। ये बौद्धिक और शैक्षिक विकास में लिख सकते हो आप। तो चलो आगे देखते हैं। बौद्धिक विकास है ना, ये बौद्धिक विकास हमने पढ़ लिया था शुरुआत के अंदर, मतलब ये जो विज्ञान और अकादमिक विषय हैं इनका संस्थाकरण कर दिया गया, ठीक है, इनका संस्थाकरण कर दिया। अभी मैंने आपको बताया तो इतिहास, जो इतिहास है और समाजशास्त्र है और ये जो मनोविज्ञान है, इनका विषयों के रूप में पढ़ाई लिखाई स्टार्ट हो गई। इसके अलावा रसायन विज्ञान, चिकित्सा, ऊर्जा, इनमें भी प्रोग्रेस हुई। इतिहास को वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाया जाने लगा। ये बौद्धिक विकास में लिख सकते हो भाई आप। इसके अलावा राष्ट्रवाद और उदारवाद का भी उदय होता है, ठीक है, जैसे कि इटली और जर्मनी में। तो उदारवादी विचारों का जो आगमन है वो अब होता है, यानी कि उदारवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, एक स्वतंत्र प्रेस और लिखित संविधान की मांगे बताई जाती है, जो ज्ञानोदय के आदर्शों से प्रेरित थी। देखो बौद्धिक विकास में क्या आप लिख के आएंगे, पहली बात तो सामाजिक विज्ञान के जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि ये आपका समाजशास्त्र, इतिहास और मनोविज्ञान, इनको अकादमिक विषय के रूप में स्थापित किया गया था। ऊपर वाले जो पॉइंट मैंने आपको लिखाए थे ना, ठीक है, ये बौद्धिक, यही आप लिख सकते हो इसके अंदर, है ना, यही आप इसके अंदर लिख सकते हो बौद्धिक विकास में भी। और दूसरा पॉइंट लिखना कि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद है वो अब बढ़ता है, लोग हैं अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। और उदारवाद यानी कि अब लोग हैं वो चर्चा करते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर, प्रेस पर और लिखित संविधान पर। इसके अलावा दोस्तों औद्योगिक क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा, इसने शोषण, असमानता को जन्म दिया। कार्ल मार्क्स ने अपनी विचारधारा बताई और एंजल्स, ये इसका दोस्त था, कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर के समाजवाद को आगे बढ़ाया और कम्युनिज्म पेश किया और श्रमिकों को संगठित किया। इसके अलावा कुछ और बौद्धिक विकास हुआ, यानी कि विचारधाराएं आई, जैसे कि उपयोगितावाद, यानी कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, उसके लिए हिसाब से राज्य को नीतियां बनाई जानी चाहिए। और स्वच्छंदतावाद, यानी कि मुक्त रूप से इंसान की जो चाहत होती है वो अपने प्रकट कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों मुद्रण संस्कृति का प्रसार हुआ, लोगों में विचार तेजी से फैलने लगे और कला और साहित्य में भी प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद जैसी विचारधाराएं हैं वो आई, ठीक है, जिसने शहरी मध्यम वर्ग को प्रभावित किया। ये बौद्धिक विकास में लिखना आपको, है ना, याद रखोगे। देखो मैं वापस से बता देता हूँ आपको, सांस्कृतिक विकास में क्या लिखना है, कला और साहित्य में परिवर्तन लिख देना आपकी, मतलब अब यथार्थवादी रूप से पेंटिंग बनाएगी। इसमें कुर्बे का नाम याद रखना और मोनेट का नाम याद रखना। इसके अलावा जो कला, कविता, संगीत, इन्होंने भी दोस्तों राष्ट्रीय एकीकरण की भावना पर जोर दिया, राष्ट्रवाद पर जोर दिया, ठीक है, ये सब लिख देना। और फिर और भी लिख सकते हो इसके अंदर, है ना, सांस्कृतिक विकास के अंदर, सांस्कृतिक विकास में और क्या लिख सकते हो कि जो लोग हैं आपस में एक दूसरे की संस्कृति समझ सकते थे, विचार समझ सकते थे, क्योंकि संचार और जनसंचार माध्यमों का उदय हुआ, जैसे कि रेडियो वगैरह। तो एक दूसरे क्षेत्रों की पहचान हुई, लोग मिले, आपस में बात की उन लोगों ने, है ना, तर्क क्षमता के आधार पर कुछ डिबेट वगैरह भी किया। तो ये जो
उनका जो समाज है, संस्कृति है, वो मजबूत होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे लिख देना आप। और बौद्धिक विकास में क्या लिखोगे, ये जितने भी समाजशास्त्र है, इतिहास है, मनोविज्ञान है, ये सब्जेक्ट अकादमिक विषय बन गए, एकेडमिक सब्जेक्ट बन गए, इनको पढ़ाया जाने लगा। इसके अलावा केमिस्ट्री और मेडिकल साइंस और जो ऊर्जा है उसमें भी प्रगति हुई, है ना। बौद्धिक विकास में ये लिख देना। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रवादी और उदारवादी विचारधाराओं का जन्म होता है। ठीक है, इस पर चर्चा की जाती है। इसके अलावा समाज के अंदर क्योंकि शोषण हो रहा था मजदूरों का, तो कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर मार्क्सवादी समाजवाद की जो विचारधारा है वो लोगों को बताई। ये बौद्धिक विकास में लिखना है आपको, है ना, कि क्या क्या सोच है वो दुनिया को दी गई। आगे चलते हैं दोस्तों, विश्व युद्ध के बाद समाज और संस्कृति पे क्या असर पड़ा था भाई। देखो, पहला तो समाज पर असर देख लेते हैं विश्व युद्धों के कारण। पहला तो जनसंख्या और परिवार, लाखों लोगों की मौत हो गई और घायल होने से जन्म दर घटी, लाखों परिवार बिखर गई और खोई हुई पीढ़ी यानी कि लॉस्ट जनरेशन का उदय हुआ। खोई हुई पीढ़ी का मतलब क्या है कि मतलब कई के पापा नहीं, कई की मतलब भाई नहीं है ना, कई की चाचा ताऊ नहीं है, वो मरी गए, तो खोई हुई पीढ़ी, लॉस्ट जनरेशन का उदय हुआ। महिलाओं की भूमिका युद्ध के दौरान, ये क्या पढ़ रहे हैं, समाज पे प्रभाव पड़ रहा है सबसे पहले, फिर संस्कृति पढ़ेंगे। देखो, युद्ध के दौरान पुरुषों की जगह महिलाओं ने काम संभाला, क्योंकि जितने भी मेल थे वो चले जाते थे युद्ध वगैरह लड़ने के लिए। देख सकते हो आप, ये जो मेल खड़े हैं, आदमी खड़े हैं, ठीक है, तो औरत बची घर में। तो औरत ने उन क्षेत्रों में अब काम करना स्टार्ट कर दिया जहाँ पर आदमी मर्द काम किया करता था। इससे नारी को अधिक स्वतंत्रता मिली और बाद में नारीवादी आंदोलन भी बढ़ावा उनको मिलता है। विस्थापन और शरणार्थी की समस्याएं, युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन हुआ, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए, जिससे कि सामाजिक स्थिरता बढ़ती है, अस्थिरता बढ़ती है, शरणार्थी संकट पैदा हुआ। नागरिक आंदोलनों के जो आंदोलन है वो बढ़ते हैं अमेरिका की तर्ज पे। इसके अलावा युद्ध के बाद गरीबी और असुरक्षा के डर से सरकारों को सामाजिक सुरक्षा जाल यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सरकार को देनी पड़ी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं वो पीड़ित हो गए थे, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गई थी युद्धों के बाद में। इसके अलावा संस्कृति पे प्रभाव देखो, युद्ध की भयावहता ने यूरोपीय सभ्यता और पारंपरिक मूल्यों पर सवाल उठाए कि यार कैसा यूरोप है, कैसा डेवलपमेंट हुआ है, इतने 2-4 करोड़ लोग मर गए, जिससे कि नास्तिकता, अस्तित्ववाद और मोहभंग की भावना बढ़ी, यानी कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, भगवान कोई कुछ नहीं है ना, ना प्रकृति है, ना भगवान है, और ना खुद का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि लोग मर रहे हैं, है ना, किसी पे विश्वास नहीं करते थे लोग। इसके अलावा खोई हुई पीढ़ी के लेखकों ने युद्ध के आघात और जीवन की अर्थहीनता को अपनी रचनाओं में दर्शाया। काफ़ी सारी ऐसी उपन्यास, कहानियाँ लिखी गई जिसके अंदर मतलब युद्ध कितना भयंकर हुआ, कितने लोग मारे गए, है ना, कितने परिवार है वो टूट गए, वो सब साहित्य वैसा लिखा गया। इसके अलावा साम्राज्यों के पतन और नए देशों के गठन से राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला, लेकिन साथ ही सांस्कृतिक पहचान पर भी बहस शुरू हुई। इसके अलावा युद्धों के बाद में नई तकनीक जैसे कि संचार, परिवहन का विकास हुआ और अमेरिकी संस्कृति, फैशन, संगीत का पूरी दुनिया पर प्रभाव बढ़ता है। इसके अलावा दोस्तों मनोवैज्ञानिक प्रभाव, दोस्तों युद्धों में क्या होता है, एक सैनिक मर जाता है, घायल हो जाता है, तो उसका जो परिवार है उसको क्या हो जाता है, ट्रॉमा टाइप का हो जाता है भाई, कि हमारे पापा है वो घायल हो गए, हमारे पापा के 2 पैर नहीं है, ठीक है, तो मानसिक आघात। एक युद्ध है ना, अब देखो हम कहते हैं कि भारत पाकिस्तान से लड़ जाए या भारत चीन से लड़ जाए, अरे घर में बैठ कर के कमरे के अंदर कंफर्ट जोन में रह कर के कहना तो आसान है, लेकिन जो युद्ध लड़ेगा उसके परिवार पे क्या बीतेगी और उस पर क्या बीतेगी वो आप कभी समझ नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि उनको ट्रॉमा हो जाता है, सैनिकों को मनोवैज्ञानिक आघात होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिकता को परिभाषित करें, इसका साहित्य और दर्शे पर क्या प्रभाव पड़ा था भाई। बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा मुझे, और हो सकता है दोस्तों ये सवाल आ ही जाए। आधुनिकतावाद मॉडर्निज्म 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत का एक कलात्मक और सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसने पारंपरिक शैलियों को अस्वीकार कर दिया था। जितने भी पारंपरिक शैलियाँ थी उनको अस्वीकार कर दिया और आधुनिक जीवन की जटिलताओं को दर्शाने के लिए नए प्रयोगात्मक तरीकों की तलाश की, जो औद्योगिकरण, शहरीकरण और युद्ध के कारण विखंडन और अलगाव की भावना से प्रेरित था। साहित्य पे क्या प्रभाव पड़ा भाई। पहला तो देखो, रोमांटिक आदर्शों और यथार्थवाद से दूर हटकर लेखकों ने नई तकनीकों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा दोस्तों पात्रों के जो आंतरिक विचार थे उन पर ध्यान दिया गया। इसके अलावा उनकी जो भावनाएं थी, आंतरिक भावनाएं, जैसे कि जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है, तो इन सब ने दोस्तों आंतरिक भावनाओं को दर्शाने का प्रयास किया अपने साहित्य के अंदर। आधुनिक दुनिया में व्यक्ति के अलगाव, यानी कि दोस्तों जैसे कि शहर में किसी इंसान को कोई नहीं पूछता, चाहे वो मर जाए, कुछ भी हो जाए, बीमार हो जाए, तो यही शहरी संस्कृति की विशेषता होती है। तो साहित्य में भी ऐसा ही दिखाया गया कि शहरों में जो लोग हैं वो अपने आप को पहचान के संकट से गुजरते हुए देख रहे हैं, अपने आप को अलग महसूस कर रहे हैं। युद्ध के बाद में निराशा के माहौल को दिखाया गया। इसके अलावा भाषा और संरचना के साथ प्रयोग किए गए, जिससे कविता और गद्य में नई शैलियाँ
आई। ये साहित्य पे प्रभाव है आधुनिकतावाद का। आगे चलते दृश्य कला पे क्या प्रभाव पड़ता है। पहला तो देखो, कलाकारों ने रंगों, रेखाओं और आकृतियों के माध्यम से भावनाओं और विचारों को व्यक्त किया, जिससे यथार्थवादी चित्रण से अब दूरी बनी। आगे चलते हैं, जैसे कि वस्तुओं को कई दृष्टिकोणों से एक साथ दिखाया गया। जैसे कि जो पिकासो था, एक बहुत बड़ा पेंटर, महान पेंटर था। वस्तुओं को नए दृष्टिकोण यानी कि नए सोच और नए विचार के साथ में दिखाया जाता था वस्तुओं को। इसके अलावा दोस्तों वास्तुकला और उत्पाद डिजाइन में विक्टोरियन सजावट को छोड़कर सरल कार्यात्मक रूपों पर जोर दिया गया। विषय वस्तु को रिजेक्ट किया गया। जैसे कि लेस डेमोइसेल्स की डी विगनन में नग्न महिलाओं का चित्रण मिलता है। नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, जैसे कि फोटोग्राफी और सिनेमाई तकनीक, जैसे कि अरसेबल ने कला को प्रभावित किया था। ये आप लिख सकते हो आधुनिकतावाद। आधुनिकतावाद का साहित्य और दृश्य कला पर। दृश्य कला क्या होते हैं? विजुअल आर्ट्स, जो कि आपको दिखता है, जैसे कि चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला। ये दृश्य कला के उदाहरण होते हैं भाई, विजुअल आर्ट्स के उदाहरण होते हैं, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, लास्ट सवाल है दोस्तों, लास्ट सवाल। कुछ सवाल ऐसे भी तो आएंगे, जो कि 10-10 नंबर के होंगे। तो पहला लिखा है भाई, प्रथम विश्व युद्ध तथा 1929 की जो आर्थिक संकट था उसके बारे में लिखा है। देखो ये सवाल 20 नंबर का भी आया हुआ है, मुझे याद नहीं था कब आया है, ये 2 साल पहले आया हुआ शायद। 20 नंबर का पहला ही सवाल था भाई। प्रथम विश्व युद्ध देख लो भाई, 28 जुलाई 1914 से और 11 नवंबर 1918 तक चला है। इसकी शुरुआत ऑस्ट्रो हंगेरियन आर्कड्यूस फ्रांज फर्डिनेंड की साराजोवा नाम के स्थान में हत्या हो गई थी एक राजकुमार की। क्या नाम था इसका? आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या हो गई बोस्निया नाम के देश में, है ना। ये ऑस्ट्रो हंगेरियन एक राजकुमार था ये, इसकी हत्या हो गई, जिसके बाद में ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध घोषित कर दिया। अब देखो ये इसमें 2 पार्टियां शामिल थी प्रथम विश्व युद्ध में। पहला तो है मित्र राष्ट्र अलाइज, कौन कौन से थे? फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, जापान, इटली, और बाद में अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया था, एक साथ लड़ा इन्होंने। और ये सेंट्रल पावर्स थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य, ये केंद्रीय शक्तियां थी। दोनों पार्टियां आपस में भिड़ेंगी। मुख्य कारण क्या था? साम्राज्यवाद, यानी कि अपनी सीमाओं को फैलाना चाहते थे ताकि प्राकृतिक संसाधनों को लूटा जा सके, ठीक है, और अपने आप को यूरोप का बॉस घोषित किया जा सके। इसके अलावा राष्ट्रवाद, अपने देश से ही प्रेम करना, दूसरे देशों से नफरत करना, सैन्य गठबंधनों और जर्मनी की बढ़ती शक्ति के कारण यूरोप में तनाव बढ़ा था। प्रमुख घटनाएं देख लो, खाई युद्ध और मशीन गन का प्रयोग, जर्मनी द्वारा पहली बार जहरीली गैस का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना, 1917 में रूसी क्रांति के कारण रूस का युद्ध से हट जाना, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की प्रमुख घटनाएं हैं। इसके अलावा 1917 में जर्मनी द्वारा अमेरिकी जहाज़ों पर हमला के बाद अमेरिका का मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हो जाना। तो जब जर्मनी ने अमेरिकी जहाज़ों पर हमला कर दिया तो अमेरिका भी है वो मित्र देशों के साथ में मिल गया, है ना, और युद्ध में शामिल हो गया। परिणाम क्या निकला? केंद्रीय शक्तियों की हार हुई। जर्मन, रूसी, ऑस्ट्रो हंगेरियन और ऑटोमन साम्राज्य, इनका अंत हो गया। भारी जनधन की हानि हुई, लगभग 9 मिलियन यानी कि 90 लाख के आसपास सैनिक मारे गए। स्पेनिश फ्लू का महामारी फैल गई। यूरोपीय समाज में अस्थिरता और द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बोए गए। कई संधियाँ, जैसे कि वर्साय की संधि के माध्यम से, जो कि जर्मनी पर एक मतलब कह सकते हो कि आप अपमानजनक संधि थी, जिसके तहत मतलब जर्मनी के जो उपनिवेश थे और जर्मनी के जो खनिज संसाधन थे, इन मित्र राष्ट्रों ने उन पर कब्जा कर लिया। 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम के साथ समाप्त हुआ था ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखो ये आर्थिक संकट क्या भाई 1929 का, इसको ग्रेट डिप्रेशन यानी कि महामंदी के रूप में भी जानते हैं। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट के शेयर बाजार में भारी गिरावट आई, जिसको ब्लैक ट्यूसडे के नाम से जाना जाता है, और 1930 के दशक में पूरी दुनिया भर में फैल गया था। मुख्य कारण क्या था? शेयर बाजार का पतन हो गया था, क्योंकि अक्टूबर 1929 में शेयर बाजार में भारी गिरावट आई, जिससे निवेशक जिन्होंने पैसा डाला हुआ था मार्केट के अंदर, उनका भरोसा टूट गया। वित्तीय अफरा तफरी मच गई थी। अति उत्पादन किया गया भाई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उद्योगों में वस्तुओं का इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ कि उनकी मांगें कम पड़ गई, जिससे कीमतें गिरी और कंपनियों का नुकसान हुआ था। इसके अलावा दोस्तों जो बैंकिंग प्रणाली थी वो भी कमज़ोर पड़ गई, है ना, और बिना पर्याप्त सुरक्षा के दिए गए कर्जों के कारण बैंक दिवालिया हो गई। यानी कि दोस्तों हर किसी को लोन मिल जाया करता था, कोई चुकाता ही नहीं था, जिससे कि बैंक बंदी हो गए। देशों ने अपने उद्योगों की रक्षा के लिए आयात शुल्क बढ़ा दिए, जिससे
व्यापार घट गए। इसे संरक्षणवादी व्यापार की नीति भी कहते हैं, जब एक देश अपने व्यापार को बचाने के लिए, देसी उद्योगों को बचाने के लिए कस्टम ड्यूटी यानी कि आयात शुल्क बढ़ा देता है, दूसरे वस्तु के देशों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देता है। तो वैसा ही दोस्तों ये 1929 में हुआ था। ये कारण पड़ रहा है अपन, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिला, जिससे कृषि क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ। तभी तो आर्थिक मंदी है 1929 में। धन का असमान वितरण आम लोगों की क्रय शक्ति को कम करता था, है ना। क्रय शक्ति का मतलब परचेजिंग पावर, यानी कि मार्केट में आप कितना खरीद सकते हो। तो ये काफ़ी लोग तो गरीब थे, कुछ खरीद ही नहीं पाते थे। क्या प्रभाव है इससे? करोड़ों लोग बेरोजगार हुए, गरीबी बेघर की दर बढ़ी, उत्पादन और आय में कमी आई। यह संकट अमेरिका से यूरोप और फिर दुनिया के अनेक हिस्सों में फैल गया। भारत पे क्या प्रभाव पड़ा? भारत में किसानों की फसलें औने पौने दाम पर बिकी, जिससे कर्ज का बोझ बढ़ा, लेकिन घरेलू उद्योग जैसे कपड़ा का विदेशी सामान महंगा होने से बढ़ावा मिला और स्वतंत्रता संग्राम तेजी से हुआ। तो 1929 की आर्थिक मंदी से क्या हुआ कि जो भारत में स्वतंत्रता संग्राम है उसमें तेजी आई, है ना। जो घरेलू उद्योग थे, कपड़ा उद्योग, इनको बढ़ावा मिला। किसानों की जो फसलें हैं वो कम में भी बिक जाया करती थी, और इससे क्या हुआ कि उन पर कर्ज का बोझ बढ़ गया। राजनीतिक बदलाव देखो भाई, इसने फांसीवाद जैसी सत्तावादी शासन के उदय में योगदान दिया और वैश्विक आर्थिक नीतियों में बड़े बदलाव किए, जैसे कि न्यू डील को प्रेरित किया था। किसने? 1929 की आर्थिक मंदी ने। समाधान और परिणाम देखो भाई, अमेरिका में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने न्यू डील जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सरकारी खर्चों को बढ़ा दिया, रोजगार है उनका सृजन किया, काफ़ी नौकरियां दी और बैंकिंग सुधारों के जरिए इस संकट से निपटने का प्रयास भी किया था। इस संकट ने सरकारों को अर्थव्यवस्था में अधिक हस्तक्षेप करने और सामाजिक सुरक्षा जाल बनाने के लिए प्रेरित किया था। वाइमर गणराज्य दोस्तों, ये बार बार आता रहता सवाल, लिख दिया मैंने आपके लिए। वाइमर गणराज्य मैंने आपको बताया था ना, देखो जर्मन, तीन तरह के जर्मन थे, जर्मन साम्राज्य तीन तरह के थे। पहला तो मैंने बताया था आपको, ठीक है। और दूसरा जो जर्मन साम्राज्य वाइमर गणराज्य कहलाया। अरे जो राइक होता था ना, राइक मतलब जर्मन साम्राज्य, इसमें तीन साम्राज्य आते हैं। 1871 से 1945 के बीच में तीन राइक हुए हैं, तीन जर्मन साम्राज्य है। पहला तो 71 से 1918 के बीच में, फिर 1918 से 1933 के बीच में, फिर 1933 से 1945 के बीच में, जिसको नाजी शासन भी कहते हैं। तो बीच वाला जो शासन था ना 1918 से 1933 के बीच में, वो था भाई लोकतंत्र वाइमर का शासन। तो वाइमर गणराज्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की लोकतांत्रिक संसदीय सरकार थी, जिसका नाम वाइमर शहर पर पड़ा, जहां इसका संविधान बना। तो जहां पर संविधान बना जिस इलाके में, उसी के नाम पर वाइमर गणराज्य बन गया। इसने राजनीतिक अस्थिरता, भारी मुद्रास्फीति यानी कि बहुत महंगाई और वर्साई की संधि जैसी जो शर्तें थी, इनकी चुनौतियों का इनको सामना करना पड़ा। लेकिन कला और संस्कृति में प्रगति देखी गई और अंततः 1933 में एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी के सत्ता में आने के साथ खत्म हो गया। प्रमुख विशेषता देखो वाइमर गणराज्य की, यह जर्मन का पहला लोकतांत्रिक और संघीय गणराज्य था, जिसने 20 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुषों और महिलाओं को मताधिकार दिया और भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता दी थी। तभी तो लोकतांत्रिक वाइमर गणराज्य कहलाता है। इसके बाद में नाजी शासन स्थापित होता है दोस्तों 1933 में, आप जानते ही हैं। तो सब कुछ खत्म कर दिया फिर हिटलर ने, स्वतंत्रता उनका सब खत्म। इसमें राष्ट्रपति और एक संसद थी, लेकिन यह अस्थिर थी। यह स्वर्णिम विश्व युद्ध के दौरान कला और सामाजिक प्रगति का समय था। इसे गोल्डन एरा भी कहा जाता है, क्योंकि जो वास्तुकला है, चित्रकला, मूर्तिकला, ये सब बढ़ता है भाई जर्मनी में। आगे चलते हैं, चुनौतियां और पतन। आर्थिक संकट, वर्साई की संधि के कारण भारी क्षतिपूर्ति हुई, अति मुद्रास्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन हुई, काफ़ी ज़्यादा जो महंगाई है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके आर्थिक मंदी ने दोस्तों अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। जर्मनी की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, जिससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैली थी। वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों तरफ के चरमपंथियों अर्धसैनिक समूह और राजनीतिक हत्याओं ने सरकार को कमजोर कर दिया था। षड्यंत्र रचते रहते थे सरकार के खिलाफ ही, इसलिए वाइमर गणराज्य खत्म ही हो गया। जर्मनी के लोग इस संधि को अपमानजनक मानते थे, वर्साई की संधि को, और वाइमर सरकार को इसके लिए दोषी ठहराते थे। तो उसी कारण ये संधि हुई है। तभी तो हिटलर का जन्म हुआ है। हिटलर ने क्योंकि वादा किया था, देखो हिटलर का उदय लिख भी दिया मैंने। आर्थिक और राजनीतिक अराजकता का फायदा उठाकर एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी ने 1933 में सत्ता पर कब्जा कर लिया, जिससे कि गणतंत्र का अंत हो गया, यानी कि वाइमर गणतंत्र का अंत हो गया और नाजी तानाशाही यानी कि हिटलर का शासन शुरू होता है, जो कि 1933 से 45 के बीच में चलेगा। प्रारंभिक समाजवादी विचारक, पहला तो रॉबर्ट ओवेन देख लो भाई, अंग्रेज व्यापारी जिन्होंने श्रमिकों के लिए बेहतर कामकाजी परिस्थितियों और सहकारिता यानी कि
लोग हैं एक मतलब कम्युनिटी बना करके अपने स्तर पे ही नियम बनाएंगे और व्यापार करेंगे, इसको सहकारिता कहते हैं। हाँ, सरकार का थोड़ा बहुत कंट्रोल रहेगा, सरकार से ये पैसे मतलब सहायता भी मांग सकते हैं। भारत में भी तो सहकारिता है जिसमें समाज के कुछ लोग मिलकर के कोई काम धंधा स्टार्ट करते हैं, जैसे कि जो अमूल अपने प्रोडक्ट बेचता है, अमूल कंपनी, वो सहकारिता कंपनी है। उन्होंने अमेरिका में न्यू हार्मनी नामक एक सहकारी समुदाय की स्थापना का प्रयास भी किया। रॉबर्ट ओवन के बारे में लिख देना। दूसरे हैं चार्ल्स फूरियर, फ्रांसीसी विचारक थे जिन्होंने आदर्श सामंजस्यपूर्ण समाज की कल्पना की जहां लोग अपनी पसंद के काम करते थे, संसाधनों को साझा करते थे। रॉबर्ट ओवन और चार्ल्स फूरियर ये कौन थे? शुरुआत के समाजवादी विचारक थे, थिंकर थे, सोशलिस्ट थिंकर। तीसरे हैं हेनरी डी सेंट साइमन, ये फ्रांसीसी सिद्धांतकार जिन्होंने औद्योगिक समाज के वैज्ञानिक प्रबंधन और समाज के सभी सदस्यों के लाभ के लिए संसाधनों के पुनः वितरण का प्रस्ताव रखा था। कार्ल मार्क्स को कौन याद नहीं रखता दोस्तों, और फ्रेडरिक एंगल्स। इन्होंने आधुनिक समाजवाद, जिसको वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है, उन्होंने पूंजीवाद की आलोचना की और कम्युनिस्ट घोषणा पत्र 1848 लिखा, जिसमें वर्ग संघर्ष और श्रमिक वर्ग की क्रांति के माध्यम से साम्यवादी समाज की स्थापना का विचार था। आगे दोस्तों इटली में फांसीवाद। इटली में फांसीवाद एक विचारधारा, भाई तानाशाही टाइप की विचारधारा थी। एक व्यक्ति था यहाँ का बेनिटो मुसोलिनी, इसके नेतृत्व में प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ये विचारधारा वो फैली पूरी इटली में, और उग्र राष्ट्रवादी अधिनायकवादी आंदोलन था। अधिनायकवादी यानी कि दोस्तों लोगों की स्वतंत्रता है और लोगों के जीवन के प्रत्येक पहलू पर राज्य का अधिकार होता था। तानाशाह टाइप का इंसान था बेनिटो मुसोलिनी, जिसने एक पावरफुल और अखंड राष्ट्र के लिए, जैसे कि हम सोचते हैं ना अखंड भारत हो जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान है ना, यहाँ तक हमारा भारत देश हो जाए, वैसे ही अखंड राष्ट्र बनाने के लिए इटली में फांसीवाद आया था। और समाजवाद का विरोध भी किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में इटली में राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक संकट और सामाजिक अशांति थी, जिससे लोग मजबूत नेतृत्व और राष्ट्रीय गौरव की चाहत रखते थे। भाई लोग भी परेशान हो गए थे, लोगों को लगता था कि हमारे देश का नाम नहीं है ना, और कोई एक ऐसा नेता चाहिए जो कि हमारे देश का भी नाम है पूरी दुनिया में फैलाए। तो इटली में आया मुसोलिनी, ऐसे जर्मनी में आया हिटलर। बेनिटो मुसोलिनी ने 1919 में फांसी डी कम्बेटिवमेंटो नामक एक राजनीतिक समूह बनाया जो राष्ट्रवाद और साम्यवाद व उदारवाद के विरोध पर केंद्रित था। ये पूंजीवादी जो शक्तियाँ थी, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, इनको सपोर्ट करती थी मुसोलिनी और हिटलर को, कि तुम लोग है वो यूएसएसआर का जो साम्यवाद है ना उसको रोकने के लिए सब प्रयास करो। फांसीवादी अर्धसैनिक बलों, जिसको ब्लैक शर्ट्स कहा जाता है, ने समाजवादी कार्यालयों और नेताओं पर हमले किए, जिससे अराजकता फैली और सरकार कमजोर हुई। इसके अलावा रोम पर मार्च लिख देना। मुसोलिनी के समर्थकों ने रोम की ओर प्रस्थान किया, कूच किया 1922 ईस्वी में, जिसके बाद में राजा ने उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। सत्ता में फांसीवादी शासन देखो 1922 से 1943 के बीच में रहा है। 1925 और 1929 तक मुसोलिनी ने विपक्षी दलों पर प्रतिबंध लगा दिया, सेंसरशिप लागू कर दी और खुद को राजा के प्रति जवाबदेह माना था। अब विचारधारा और नीतियाँ देख लो भाई। अधिनायकवाद एक विचारधारा जहाँ पर एक दल ही होता, सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी ही पूरे देश पर शासन चलाती, राज्य का पूरा नियंत्रण होता है। इटली के गौरव और साम्राज्यवादी विस्तार पर जोर दिया गया। सशस्त्र हिंसा यानी कि हथियार उठाने के लिए है ना, राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक माना गया। कैथोलिक चर्च और पारंपरिक सामाजिक मूल्यों से सामंजस्य बिठाया गया। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया गया, यानी कि राज्य का मार्केट है ना, मार्केट में कुछ भी जो चलेगा, कितने सामान आ रहा है उस पर राज्य का कंट्रोल होगा। इसके अलावा गुप्त पुलिस OVRA की स्थापना की गई, ताकि जो षड्यंत्रकारी उनको पहचान करके मार दिया जाए। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध का अंत दोस्तों, अब देखते हैं जो मुसोलिनी है ना, इसने 1940 में जर्मनी के साथ मिलकर मित्र देशों के खिलाफ युद्ध में इटली को शामिल किया था। द्वितीय विश्व युद्ध और अंत देख लो भाई। मुसोलिनी ने 1940 में जर्मनी के साथ मित्र देशों के साथ युद्ध में इटली को शामिल कर लिया। हार और पतन। मित्र देशों की सेनाओं ने सिसिली पर आक्रमण कर दिया, जिससे मुसोलिनी को 1943 में पद से हटा दिया गया और 1945 में बेनिटो मुसोलिनी मर गया। युद्ध के अंत में मुसोलिनी को विरोधियों द्वारा पकड़ लिया गया और मार दिया गया, जिससे इटली में फांसीवाद का अंत हो गया था। ये पूरा मैंने चाहे 20 नंबर का है 10 नंबर का है ना, इटली में फांसीवाद लिख देना। आगे चलते हैं, यथार्थवाद का कला और साहित्य पर प्रभाव। टोटल कितने सवाल है? ठीक है, लास्ट सवाल भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप मेरे साथ यहाँ तक पढ़े, यहाँ तक ठीक है। कमेंट करना भाई, किस किस ने पूरा वीडियो देखना, कमेंट करना। ठीक है, तो भाई हैट्स ऑफ टू यू, आप यहाँ तक टिके हो। पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, एटलीस्ट आप छत की तरफ नहीं देखेंगे दूसरों की तरह। ठीक है, लिखने का बहुत कुछ रहेगा, क्योंकि आप जान ही गए हैं मॉडर्न यूरोप में क्या अब चला है।
यूरोप में यथार्थवाद ने 19वीं सदी के मध्य कला और साहित्य पर गहरा प्रभाव डाला। यथार्थवाद, रियलिज्म का कला और साहित्य पर प्रभाव। कला यानी कि दोस्तों मूर्तिकला हो सकती है, चित्रकला हो सकती है, वास्तुकला हो सकती है ना। साहित्य मतलब जो ऐसी किताबें लिखी गई जो समाज को सही राह दिखाए। तो कला पे प्रभाव देखते हैं भाई। कला में ऐतिहासिक या पौराणिक दृश्यों की बजाय, पौराणिक यानी कि दोस्तों जो देवी देवताओं अप्सराओं की जो कहानियाँ होती हैं उनकी बजाय आम लोग जैसे कि किसान और मजदूर और उनके दैनिक जीवन को चित्रित किया गया पेंटिंग बनाई गई। जैसे कि पेंटर मिलेट की द ग्लीनर्स में मजदूर और किसानों का जो वास्तविक जीवन है वो दिखाया गया है। चित्रकारों ने भावनाओं के बजाय आंखों से देखे गए यथार्थ को सटीक रूप से दर्शाने की कोशिश की, जिसे इम्प्रेशनिज्म जैसे आंदोलनों का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके अलावा गुस्ताव कोर्टबेट और हॉनोर ड्यूमियर जैसे कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से सामाजिक अन्याय और अमीरी गरीबी के बीच के अंतर को भी दिखाया। गुस्ताव कोर्टबेट, जीन फ्रांकोइस मिलेट और एडवर्ड मानेट और एडगर डेगास ये प्रभाववादी चित्रकार थे, ये कलाकार थे। साहित्य पे प्रभाव देखो, उपन्यास का विकास हुआ, इसने आधुनिक यथार्थवादी उपन्यास को जन्म दिया। जैसे कि दोस्तों पहले तो काल्पनिक उपन्यास लिखे जाते जिसमें देवी देवताओं अप्सराओं की कहानियां होती थी, लेकिन अब वास्तव में किसानों को, महिलाओं को, मजदूरों को उपन्यास में स्थान दिया गया और जो पात्र हुआ करते थे उनका सूक्ष्म विश्लेषण किया जाता था, उनकी मन के अंदर क्या सोच चल रही है पात्र की। इसके अलावा साहित्यकारों ने गरीबी, औद्योगिकरण के दुष्प्रभाव और वर्ग संघर्ष जैसे समकालीन यानी कि उस समय की जो सामाजिक समस्याएं हैं वो अपने उपन्यासों में, कहानियों में, निबंधों में लिखी थी। इसके अलावा साहित्य में दोस्तों मानवीय मनोविज्ञान और नैतिकताओं की जटिलताओं को उजागर किया गया, जिसमें दोस्तोयेव्स्की और टॉल्स्टॉय जैसे रूसी लेखक अग्रणी रहे हैं। प्रमुख लेखक देख लो भाई, चार्ल्स डिकेंस इंग्लैंड के थे और लियो टॉल्स्टॉय और फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की ये रूस के थे और एमिल जोला ये फ्रांस प्रकृतिवादी जनक माने जाते हैं, प्रमुख यथार्थवादी लेखक थे। तो ये मैंने आपको बता दिया यथार्थवाद का कला और साहित्य पे प्रभाव। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, यहाँ तक आप देखे वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद। और पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, टेंशन मत करो, मतलब इतना तो आपने पढ़ लिया है कि आप लिखने के लायक अब बन गए हो। अगर आपने पूरे साल भी नहीं पढ़ा, वीडियो को देखा है 2-3 बार देख लेना इसको ईयरफोन लगा के। पहली बार 1 की स्पीड में, दूसरी बार 1.5 या 2 की स्पीड में देख सकते हो, और कोई नीडी पर्सन उसको शेयर कर सकते हो। और पेपर के बाद में, पेपर ख़त्म होने के बाद में आपको ज़रूर से दोस्तों लिखना कि इस वीडियो ने आपकी कितनी हेल्प की। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।